बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 की एक और वीडियो के साथ अपने सुनने वालों की खिदमत में, अपने नाजरीन की खिदमत में हाजिर हैं। और आज मेरे साथ नौजवान फिर साथी मेरे मौजूद हैं और ये नौजवान एक बड़ा मार्का सर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे ये नौजवान कोविड से मुबर्रद आज़मा होकर, उससे जंग लड़कर, सेहतमंद होकर हमारे पास वापस पहुँचे हैं। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि इसी दौरान इनके इम्तहान भी आए, इन्होंने इम्तहान भी दिए और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ भी इन्होंने मुअत्तल नहीं की। दुआ हमारी यही होती है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैरियत से और सेहत से रखे। शाहिद, आकिब और ये हमारे जो साथी हैं हमारी टीम का हिस्सा है और हमें खुशी होती है जब ये हमारे साथ मौजूद होते हैं। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने इनकी कमी बहुत महसूस की और लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये अब हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। और आज हम फिर एक वीडियो कर रहे हैं कमेंट, क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन पे। और जो वीडियोस ज़ेरे तबसरा हैं वो है एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से। हमारे नाजरीन ने इस हवाले से जो सवाल हमें भेजे उनमें से कुछ सिलेक्टेड सवाल आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। जी शायद सर, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों और दुआओं का बहुत शुक्रिया। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। सर, ये एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है बड़ी मुफस्सल आपने गुफ्तगू की थी, तो उसी हवाले से जो है वो चंद एक क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हैं। पहला क्वेश्चन सर ये है, पूछा गया है कि अगर आज के दौर में हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करनी है तो क्या फिर हमें उसी तरीके से जो है दोबारा बैक्टीरिया को ग्रो करने की ज़रूरत है और फिर उससे फफूंदी लगेगी तो फिर हमारी एंटीबायोटिक डिस्कवर होंगी? क्या ये तरीका अब भी जो है अख्तियार करना? बड़ा मज़े का सवाल था। वैसे ही मैंने ये सवाल एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि जी क्या अगर आज के दौर में हमें एंटीबायोटिक दरियाफ्त करनी है तो फिर हमें उसी तरह से बैक्टीरिया ग्रो करने पड़ेंगे और इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसको उल्ली लगे। देखिए, जहाँ तक तो टेक्निक का ताल्लुक है, टेक्निक अभी भी तकरीबन यही इस्तेमाल होती है। बहुत सारी चीज़ें रिफाइन हो गई हैं। अब बुनियादी तौर पर हम दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। एक जिसको कहते हैं टारगेटेड डिस्कवरी। टारगेटेड डिस्कवरी में ये होता है कि हम पहले से एक बना लेते हैं प्रोग्राम कि हमने डिस्कवर क्या करना है। एंटीबायोटिक डिस्कवर करनी है, एंटी बैक्टीरियल डिस्कवर करनी है, एंटी फंगल डिस्कवर करनी है या एंटी वायरल कोई मेडिसिन जो है, दवाई जो है वो डिस्कवर करनी है। ये इसे हम कहते हैं टारगेटेड, कि हमारा पहले से एक टारगेट फिक्स होता है। एक होता है रैंडम सिलेक्शन में ये होता है कि हम बस स्क्रीन कर लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को और फिर देखते हैं कि उसमें किस किस्म की एक्टिविटी मौजूद है। उसमें आया कोई एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, कोई एंटी फंगल एक्टिविटी है या एंटी वायरल एक्टिविटी है। अपने नाजरीन को, ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो साइंस का ज़रा बैकग्राउंड जिनका और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी मैं तफसील बताता चलूँ। होता ये है कि जब हम कोई मेडिसिन डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले एक सोर्स टारगेट करते हैं। आज के दौर में मिसाल के तौर पे सोर्सेज आम तौर पर जो हमारे पौधे हैं इनको सोर्स के तौर पर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे हम लोग चोलिस्तान के बासी हैं, चोलिस्तान के नज़दीक रहने वाले हैं, तो चोलिस्तान, सहराए चोलिस्तान में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ फोक मेडिसिन के हवाले से तो लोगों को मालूम है, ये खाएंगे तो इस तरह का मर्ज ठीक हो जाएगा, ये खाएंगे तो ये मर्ज ठीक हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिकली उसको किस तरह से प्रूव किया जाए वो फिर लेबॉर्ट्रीज में किया जाता है। और किया ये जाता है कि उन पौधों की एक मखसूस मिकदार लेकर उनको किसी मखसूस महलूल में उनका जो मटीरियल है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। मसलन अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्वस मीडियम में एक्सट्रैक्ट कर लें या जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें एक्सट्रैक्ट कर लें। अब तवक्को ये की जाती है कि जो भी एक्टिव कंपाउंड होगा वो जो दवाई के तौर पे काम कर सकता है वो इनमें से किसी न किसी महलूल में आ गया होगा। फ्रैक्शंस बनेंगी फिर हम उसको चेक करते हैं कि उसमें जो कंपाउंड आया, जो मुरक्कब एक्सट्रैक्ट होकर आया इस पौधे से, उसमें ये एक्टिविटी है या नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि ये एक्टिविटी है तो इसका मतलब है हम टारगेटेड चल रहे हैं, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को टारगेट किया। लेकिन अगर हम ये कहेंगे इसमें कोई एक्टिविटी है या नहीं है तो फिर ये रैंडम हो जाएगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। तो हम करते क्या है, उसी तरह से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर ये जो एक्सट्रैक्ट हमने बनाए हुए होते हैं इन एक्सट्रैक्ट को डालते हैं और फिर देखते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ पर या फंजाई की ग्रोथ पर या वायरस की ग्रोथ पर कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये हमने अपनी वीडियो में इस हवाले से ज़्यादा तफसील में बात नहीं की थी, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा और इसमें वजाहत कर देता हूँ कि ये जो एंटी
बैक्टीरियल या एंटी फंगल या एंटी वायरल कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी भी फर्दर फिर दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक वो कंपाउंड होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, बैक्टीरिया को मारते नहीं है, ठीक है, खत्म नहीं करते उनको, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, तो ये साइडल जो है ये किल कर देते हैं, ये बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इसी तरह से फंगस में भी, एंटी फंगल में भी यही होगा। स्टैटिक वो जो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, और साइडल जो उसको मार देंगे। तो हम जब स्क्रीन करते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाए थे उनको हम फिर स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कि हमारी टारगेटेड एक्टिविटी है या नहीं है, या ये कि कोई एक्टिविटी है या नहीं है। जब हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारी किसी फ्रैक्शन में ये एक्टिविटी मौजूद है, तो फिर हम उसकी प्योरीफिकेशन की तरफ जाते हैं, उस कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन, उसका केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर उसकी स्टडीज की तरफ हम जाते हैं। एक कंपाउंड फर्ज कर लीजिए कि आ गया, जैसे पेनिसिलिन थी, आ गया, उसके बाद का भी एक मरहला है। अच्छा, और वो एक मरहला तो है फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से कि क्लिनिकल साइड पे उसकी कितनी मिकदार देनी चाहिए, ठीक है, क्लिनिकल डोजेज उसकी कितनी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब लिखते हैं तो कहते हैं जी 500 mg की 500 मिलीग्राम की एक गोली या एक कैप्सूल आपने सुबह शाम खाना है, या 1000 ग्राम, तो ये जो है इसे हम कहते हैं क्लिनिकल डोजेज। ये फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में आके फार्मेसी के लोग फिर डिटरमिन करते हैं कि किसी दवाई की कितनी मिकदार जो है वो क्लिनिकल डोजेज है और वो मरीज को लेनी चाहिए। वेट और एज के हिसाब से, वेट और एज के हिसाब से, यस। बच्चों के लिए ज़ाहिर है उसकी मिकदार कुछ और होती है, नौजवानों के लिए उसकी मिकदार कुछ और होती है, ख़वातीन और ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन, प्रेग्नेंट वुमन जो हैं, उनके लिए फिर दूसरा पहलू इसका ये होता है कि जो कंपाउंड हमने आइसोलेट कर लिया और जिसमें एक्टिविटी थी, क्या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है? सही, मजीद उसकी एक्टिविटी, उसमें फिर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। हम उसकी केमिकल मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं कि उसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम। तो फिर ये एक और उसका पहलू है, एक और लाइन है रिसर्च की। ये सारा तहकीकी काम है, और इसी तहकीक के ज़रिए हमने अपनी वीडियो में जिक्र भी किया था कि इसमें सैकड़ों एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। उनमें से कई एंटीबायोटिक्स बुनियादी तौर पे वो हैं जिन्हें ओरिजिनल एंटीबायोटिक से मॉडिफाई करके बनाया गया है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड। सर यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, जो आम तासुर है एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि जस्ट बैक्टीरियल डिजीजेज जो हैं, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली, उनके अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं, और वायरल हो तो कहते हैं खाएंगे तो 7 दिनों में ठीक होंगे, नहीं तो 1 वीक में ठीक हो जाएंगे। ये हमने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था। ओवरऑल तो एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक, यानी जिंदगी की किसी भी हालत के ये खिलाफ है। एक दवाई ऐसी भी हो सकती है जो इंसानों को नुकसान दे, जो जानवरों के लिए नुकसानदेह हो, जो पौधों के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। ये ओवरऑल जनरल एक ग्रुप हो गया एंटीबायोटिक के, ये लाइफ के ही मुखालिफ है ये जो कंपाउंड है ना। इसकी फिर आगे हम करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें एंटी बैक्टीरियल वो कंपाउंड हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरिया को या जो उनकी ग्रोथ को या रोक देते हैं या उनको मार देते हैं। फिर एक ग्रोह है जो फंजाई या फफूंदी के खिलाफ काम करता है, उसे हम एंटी फंगल कहते हैं। एक ग्रोह है जो वायरसेस के खिलाफ काम करता है, उनको हम एंटी वायरल कहते हैं। एक ग्रुप है जो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करता है। एंटीबायोटिक तो ब्रॉड टर्म, एंटीबायोटिक एक ब्रॉड टर्म है, वो वायरसेस के अगेंस्ट काम करेगी नहीं, अगर वो एंटीवायरल होगी तो ठीक है, एंटीवायरल होगी तो फिर वो वायरस के खिलाफ काम करेगी, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करेगी। बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी बैक्टीरियल ही काम करेगी, ठीक है, समझ आ गया। फंजाई के खिलाफ एंटी फंगल ही काम करेगी। एंटीबायोटिक ब्रॉड टर्म है, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया से डायरेक्ट से रिलेशन नहीं है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मुख्तसर करते हुए, ये रेजिस्टेंस डेवलप क्यों हो जाती है? अच्छा सवाल है, और हमने कुछ कोशिश की थी अपनी एक वीडियो में इसके हवाले से बताने की। जब आप वो कहते हैं कि किसी चीज़ को, बिल्ली को कॉर्नर कर देना, तो वैसे बिल्ली नहीं आप पे हमलावर होगी, लेकिन जब वो कॉर्नर हो जाएगी ना, फिर वो आप पे हमलावर ज़रूर होगी।
تو جب ہم اینٹی بیکٹیریل مثال کے طور پہ دوائی لے رہے ہیں جی تو ہم بیکٹیریا کو کارنر کرتے چلے جا رہے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ کسی طرح سے تمام جو یہ نقصان دہ بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا ہیں، پیتھوجنز ہیں، ان کا صفایا ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ مر جائیں، ٹوٹلی ختم ہو جائے. ٹوٹلی ختم ہو جائیں اور بندہ شفا یاب ہو جی جائے. لیکن کبھی کبھی وہ جو ہم نے سب کلینکل ڈوزیج کی بات کی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ صبح و شام ایک ایک گولی کھائیے، جی آپ نے کہا جی نہیں میں نے تو ایک وقت میں ایک ہی گولی کھانی ہے، تو آپ نے دوائی خود ہی آدھی کر دی. ٹھیک ہے. یہ جو آدھی دوائی ہے یہ سب کلینکل ڈوزیج ہے، کیونکہ کلینکل ڈوزیج تو یہ تھی کہ صبح و شام آپ کھاتے ہیں. جب آپ سب کلینکل ڈوزیج پہ آ جاتے ہیں جی تو اس وقت بیکٹیریا کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کارنر سے باہر آتے ہیں. وہ کارنر سے پھر وہ واپس حملہ پلٹتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس دوران ہوتا کیا ہے، اور یہ پرنسپل ہے جسے ہم کہتے ہیں ایوولوشن کا، ارتقاء کا پرنسپل ہے کہ سروائیول کی اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اس کو جہاں کہیں بریدر ملے گا، کوئی موقع ملے گا نا، تو وہ اپنے اندر اتنی ساری جینیاتی تبدیلیاں پیدا کر لے گا ٹھیک ہے. کہ کوئی نہ کوئی جینیاتی تبدیلی اس کو اس اینٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈ سے بچانے کا سبب بن جائے گی. اب 1000 بیکٹیریا تھے، 1000 میں سے مثال کے طور پہ 500 نے یہی کوشش کی، ایک سکسیسفل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اس اینٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈ کے اگینسٹ ریزسٹنٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب وہ پھلے پھولے گا، اسی اینٹی بیکٹیریل کی موجودگی میں پھلے پھولے گا، صحیح، اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا. اس پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ ہر اینٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈ کا موڈ آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے. ٹیکنیکل ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو کچھ یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا کے اندر جا کے بیکٹیریا کو تباہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ اس کی ریپلیکیشن کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں، کچھ اس کی ٹرانسکرپشن کو افیکٹ کرتے ہیں، کچھ یہ ٹیکنیکل چونکہ بات ہے اس لیے اس ڈیٹیل میں نہیں میں جا رہا. تو موڈ آف ایکشن چونکہ ہر اینٹی بائیوٹک کا ہے مختلف، ٹھیک ہے. لہٰذا اسی حساب سے جی. وہ بیکٹیریا اپنی ریزسٹنس ڈیولپ کر لے گا. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ موڈز ہوں گے اس کے اکارڈنگلی. جب اس نے ریزسٹنس اپنے اندر پیدا کر لی، اور ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنے جینیاتی مادے کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، ایک یہ ہے وہ ہم نے پلازمڈ بیس ریزسٹنس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پلازمڈ ایکسٹرا کروموسومل ڈی این اے ہے، جی. ان میں بھی جینز موجود ہوتی ہیں جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کو کاز کرتی ہیں، اور یہ بیکٹیریا ٹو بیکٹیریا ٹرانسفر کرتی ہیں. تو ایک پلازمڈ جہاں موجود تھا جی. وہ دوسرے بیکٹیریا میں اگر چلا جائے گا تو یہ بیکٹیریا بھی اینٹی بائیوٹک اگینسٹ ریزسٹنٹ ہو جائے گا. صحیح. تو یہ طریقہ کار ہے بیکٹیریا کا سروائیول کے لیے. تو اگر ہم انہیں سروائیول کا موقع دیں گے جی. تو پھر وہ اپنے اندر اس قسم کی تبدیلیاں لے آئیں گے، وہ سروائیو کر جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ نقصان دہ ہو جائیں گے. اور میں نے ذکر بھی کیا تھا، پھر دہرا دیتا ہوں اس بات کو کہ اب بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا کا، کہ وہ ایک اینٹی بائیوٹک نہیں، کئی اینٹی بائیوٹک کے خلاف ان میں مزاحمت موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہمیں خود سیریسلی اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب کلینکل ڈوزیج استعمال نہ کریں، جیسا ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے ویسے دوائی لیں، کوشش کریں اپنی مرضی سے دوائیں. کوشش کریں کہ یہ بیکٹیریا واقعی ختم ہو جائے. سر لاسٹ کویسچن اس حوالے سے جو ہے، وہ بہت ساری اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں تو باہر اس پہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ کیا براڈ اسپیکٹرم اور نیرو اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ دیکھیے اسپیکٹرم ویسے تو کہتے ہیں ایک پورا جو چارٹ ہوتا ہے نا، جی. اس کو ہم اسپیکٹرم بولتے ہیں. اس کی رینجز ہوتی ہیں، منیمم رینج یہ، میکسیمم رینج یہ. لیکن یہاں یہ براڈ اسپیکٹرم اور نیرو اسپیکٹرم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک کتنی قسم کے بیکٹیریا کے خلاف کام کرے گی. جیسے گرام پازیٹیو. آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پینیسلین جب ڈسکور ہوئی تھی تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ صرف ایک قسم بیکٹیریا کی ایک قسم کے خلاف، گرام پازیٹیو گرام نیگیٹو میں سے ایک قسم کے خلاف یہ کام کرتی ہے. تو گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے خلاف اگر ایک اینٹی بائیوٹک کام کر رہی ہے تو یہ ایک لحاظ سے نیرو ہو گئی. ٹھیک ہے. گرام نیگیٹو کے خلاف اگر وہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی نیرو، لیکن وہ سب کے خلاف کام کر رہی ہے تو یہ براڈ اسپیکٹرم. افادیت براڈ اسپیکٹرم کی زیادہ ہوگی؟ نہیں، براڈ اسپیکٹرم کا نقصان بھی ہے. آپ کے جسم میں کئی بیکٹیریا موجود ہیں جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اینٹی بائیوٹک لی، وہ بھی مر گئے. یہ عام طور پہ جن لوگوں کو اینٹی بائیوٹک سے ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مفید بیکٹیریا جو ہیں وہ بھی مر جاتے. کوشش یہی ہوتی ہے نیرو اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہوں تاکہ ٹارگیٹڈ صرف اسی بیکٹیریا کو جا کے وہ ماریں جو آپ کے جسم میں پرابلم پیدا کر رہا ہے. ہم جا کے مارکیٹ سے اپنی مرضی سے براڈ نہ لے کے ہیں کہ ہماری تو بیماری ایک دم ختم ہو جائے گی. وہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کیجئے، خود سے جا کے اپنے ڈاکٹر آپ مت بنیے. ہماری کمیونٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بالکل کہ اپنے آپ سے جو ہے پرسکرپشن نہ کریں،
اور ڈاکٹر کے مشورے پہ جو ہے. بالکل بالکل. اچھا جناب، یہ آج کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شعر و شاعری بھی ہوگی ماشاء اللہ. اور سائنس بھی ہوگی. آپ جناب انتظار کیجئے اس اگلی ویڈیو کا، جس میں ہم ادب اور سائنس کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا لطف آتا ہے. اور جب تک اپنے دوستوں سے ہم چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور یہ یاد دہانی حسب معمول آپ کو کراتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے، اور اس چینل اور اس کی ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.